नमस्कार दोस्तों, फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स सेशन में आज हम बात करेंगे 9 और 10 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इशू हैं उस पे बेस्ड ऑन एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, जो नए व्यूवर्स हमारे उनके लिए भी और जो हैं जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया उनके लिए भी, कि अगर आपको वीडियो लेक्चर के जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर होते हैं उनके पीडीएफ अगर आपको चाहिए, या आज से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के चल रहे हैं उनका पीडीएफ चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, ठीक है। उस पर ज्वाइन करके आप सारे के सारे पीडीएफ क्या है फ्री अवेलेबल आपको मिल जाएगा, ठीक। दूसरी चीज़ कि प्लीज़ आप लोग से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, साथ साथ शेयर ज़रूर करें कि और लोगों तक ये जो हमारी मेहनत है, जो हमारा प्रयास है, ये सभी तक पहुंच सके, ठीक। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ई गवर्नेंस 2021 पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, ठीक। तो कहाँ पे संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ हैदराबाद में। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में DARPG, ठीक। इसके और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं MEITY, ठीक। इसके द्वारा भारत सरकार ने क्या किया, जो तेलंगाना के सहयोग से, मतलब ये दो तो साथ में थे ही, साथ में तेलंगाना सरकार के सहयोग से 7-8 जनवरी 2022 को तेलंगाना स्थित जो हैदराबाद है उसमें 24वां अपना ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का आयोजन किया। कब किया? 7 से 8 जनवरी के बीच में, ठीक। इसमें का विषय क्या था? तो विषय इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी विषय पूछ लिया जाता है कि ये किस आयोजन का या किस सम्मेलन का विषय है या किस उसका विषय है। तो इसका जो विषय था, भारत का टेकेड, ठीक, महामारी उपरांत की दुनिया में डिजिटल गवर्नेंस। क्या था? महामारी उपरांत की दुनिया में डिजिटल गवर्नेंस, ठीक, ये था। चलो आते हैं हम आपके आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता के बारे में, कि निम्नलिखित कथनों पर इस पे विचार कीजिए। कह रहा है, संविधान अनुच्छेद 49 में राज्य से यह अपेक्षा की गई, तो अनुच्छेद 49 किससे रिलेटेड है ये भी हम बात करेंगे। राज्य से यह अपेक्षा की गई, ऑप्शन में कह रहा है कि वह अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करे। पुडुचेरी में एक समान नागरिक संहिता है जिसे फ्रांसीसी नागरिक संहिता कहा जाता है। दूसरा है तीसरा ऑप्शन, भारतीय समाज में कमजोर वर्गों की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता और जुटता को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत कोड अनिवार्य है। तो समान नागरिक संहिता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो डी ऑप्शन आपका सही है। पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो पुडुचेरी है यहाँ पे नहीं, बल्कि कहाँ पे, गोवा में एक समान नागरिक संहिता है जो पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 पर आधारित है। अब आर्टिकल 19 जो है वो किससे रिलेटेड है? समान नागरिक संहिता से रिलेटेड है। आर्टिकल 19 जो है वो भारतीय संविधान में कौन से भाग में आता है? तो अगर देखा जाए तो आर्टिकल 49 जो है वो भारतीय संविधान में भाग 4, कौन सा भाग? 4 क्या है उसमें? DPSP, जिसको हम क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 49 आता है जिसमें हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित समान नागरिक संहिता जो है वो सुनिश्चित करती है। तो वो किसको सुनिश्चित करती है? तो वो करती है सुनिश्चित हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को। क्या सुनिश्चित करती है? सॉरी, राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं, हमारे राष्ट्रीय एकीकरण को सुनिश्चित करती है। यह एक राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करती है, मतलब वही एक राष्ट्रीय एकीकरण ये सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्रसाद योजना है क्या? ऑप्शन है, इसे हृदय योजना की उपयोजना के रूप में शुरू किया गया है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है यह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। फिर कह रहा है कि योजना का उद्देश्य जो है क्या है? रोजगार पैदा करना है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन कह रहा है कि बी और सी सही है। तो हम किस पे जाएंगे? डी पे जाएंगे। बी और सी ये सही है। तो हृदय योजना की उपयोजना के रूप में इसे शुरू किया नहीं गया है। क्यों? अगर हम बात करें तो हृदय योजना को बंद करने के बाद, ध्यान से सुनना, हृदय योजना को बंद करने के बाद विरासत स्थलों के विकास को प्रसाद योजना में शामिल करते हुए इसे प्रसाद में बदल दिया गया है। ठीक, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। अब हम बात करें इस योजना का नाम जो है, तो ये अक्टूबर 2017 में इस योजना का नाम बदल के प्रसाद कर दिया गया। प्रसाद से बदल के, मतलब पहले प्रसाद था उसको बदल दिया गया, मैं बता दूं। तो उसका नाम क्या कर दिया गया? तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान कर दिया। इसका जो पूरा नाम कर दिया वो कर दिया। ठीक, जिस पर राष्ट्रीय मिशन कर दिया गया है। तो मतलब नाम क्या कर दिया गया है? अब जो अगर नाम आ जाए ये कहीं कि तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन, तो ये किस योजना से रिलेटेड है? तो ये केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। जो योजना किसके लिए है? आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाकाली नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन है, इसे उत्तराखंड में जो भद्रा नदी और काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है यह उत्तर प्रदेश में गंगा में मिल जाती है। फिर तीसरा कह रहा है टनकपुर जल विद्युत परियोजना जो है, चमेलिया जल विद्युत परियोजना और शारदा बैराज नदी परियोजना के उदाहरण हैं, मतलब इस नदी के आसपास के उदाहरण हैं। तो इसमें एक सही कौन सा है? तो सही होगा डी। ये तीनों के तीनों आपके सही हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस नए राज्य के जो डीजीपी हैं बीके भावरा को बनाया गया है? किसको? बीके भावरा को। तो वो बनाए गए हैं पंजाब के। किसके? पंजाब के। तो हाल ही में क्या हुआ, अभी हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी एक दौरा कर रहे थे, कहाँ का? फिरोजपुर का। फिरोजपुर कहाँ पे है? पंजाब में। ठीक, तो वहाँ पे कुछ ऐसे घटनाएं हुई जहाँ पे उनकी सिक्योरिटी लैप्स हुई और उन्हें लगभग 10 मिनट एक ओवरब्रिज पे रुकना पड़ा। और उनका मतलब ये हुआ कि किसान कुछ आंदोलनकारी थे जिनकी वजह से उनको 10 मिनट रुकना पड़ा, फिर बाद में वापस आना पड़ा। तो हुआ क्या, इसी के वजह से जो पंजाब के कार्यवाहक डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय जी थे, उन्हें इसके लैप्स के कारण में एक नोटिस जारी जवाब मांगा गया। और हाल ही में पंजाब के चुनाव भी होने वाले हैं, तो पंजाब के चुनाव में 144 धारा लागू होने, मतलब घोषणा होने के पहले ही डीजीपी को बदल दिया गया। तो नए डीजीपी जो थे वो बीके भावरा को बनाया गया। पुराने कौन थे? सिद्धार्थ साहब, जो सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित सिख इतिहास की अनमोल धरोहर जो तोडरमल की जहाजी हवेली है वो मिटने के कगार पे है? तो कहाँ पे ये स्थित है? ये स्थित है फतेहगढ़ में। कहाँ पे? फतेहगढ़ में। यह हवेली कब बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी 17वीं शताब्दी में। कब? 17वीं शताब्दी में बनाई गई थी। और 5 मंजिला यह हवेली की गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखने के लिए विशेष व्यवस्था इसमें की गई थी। वर्तमान में क्या है, इस हवेली में कुछ हिस्से में
गुंबद नुमा इमारत मौजूद है और इसके साथ ही कुछ कमरे भी हैं। हम इस हवेली के कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है, क्या है ये जहाजी हवेली है। तो ये कितने मंजिला मैंने बताया था, ये 5 मंजिला थी। तो इसे आप देख सकते हैं। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जहाजी हवेली कितने वर्षों पुरानी हो गई फिर? अब 17वीं शताब्दी में निर्माण हुआ, तो आप जोड़ लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की याद में वीर बल दिवस मनाने की घोषणा की है? ये किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो ये किया है 26 दिसंबर को। तो ये जो गुरु गोविंद सिंह साहब के साहिबजादे हैं, ठीक, इन्हीं को क्या है, उस समय का जो शासक था उसने क्या किया था, मार के इनकी हत्या करके इनको क्या किया गया था, गुरु गोविंद साहब की हत्या करने के बाद साहबजादों को चुनवा दिया गया दीवार में। तो जो तोडरमल है, जो ये महल है, कहते हैं उन्हीं की याद में ये महल बनाया गया था। ये ऐसा कुछ है कहानी, कहा जाता है उसको। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। हाल ही में किस देश में स्थित गेटवे टू हेल, जो नर्क का द्वार कहा जाता है, उसे बंद करने का फैसला किया है? तो कहाँ स्थित है भैया? ये भी स्थित है तुर्कमेनिस्तान में। तुर्कमेनिस्तान में कहाँ? तुर्कमेनिस्तान में एक कारकुम रेगिस्तान है। क्या है? कारकुम रेगिस्तान है, जहाँ पे ये स्थित है। ठीक, करीब 229 फीट चौड़ा। कितना? 229 फीट चौड़ा और 66 फीट गहरा है। ये मीथेन गैस की रिसाव की वजह से लगभग पिछले 5 वर्ष से क्या हो रहा है, उसमें लगातार जल रहा है। तो हाल ही में क्या है, जो तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति जी हैं गुरबांगुली, कौन है? गुर, एक बार नाम ध्यान लीजिए, गुरबांगुली, बस इतना याद रखिए, बहुत है। गुरबांगली बर्डी मुखामदेव इनका पूरा नाम है। पर्यावरण को नुकसान का हवाला देते हुए इसे ही अपने अधिकारियों द्वारा इसे बंद करने का आदेश दे दिया गया है। इसे वर्ष 1971 से हम लगातार जलता हुआ देख रहे हैं, जिसमें आग धधक रही है 1971 से। तो हम एक बार तुर्कमेनिस्तान का नक्शा देख लेते हैं और साथ साथ वो जो नर्क का कुआं है वो स्थल देख लेते हैं। ठीक, तो ये है तुर्कमेनिस्तान। ठीक, ये आपका तुर्कमेनिस्तान है पूरा। इसके आसपास के एरिया देखोगे आप तो ये आपका ईरान आ जाता है। ठीक, इधर आपका उज्बेकिस्तान, इधर कजाकिस्तान, और इधर कौन सा एरिया है ये, सॉरी तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो ये कजाकिस्तान ऊपर है और इधर आपका कैस्पियन सी आ जाता है पूरा। ठीक, इसी में है आपका कौन सा, कराकुम रेगिस्तान। ठीक है, और ये है कराकुम रेगिस्तान का नक्शा। और इसी में ये जो है, ये क्या है आपका, नर्क का द्वार। ठीक है, जिसको गेटवे टू हेल बोलते हैं, हेल बोलते हैं। ठीक, तो ये जो चल रहा है ना, आग दिख रही है, ये पूरी मीथेन गैस है, जो लगभग 50 वर्षों से ये जल रही है। देख रहे हैं, बाढ़ लगा दिया गया है ये, कि कोई इधर आगे जा ना पाया। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा क्रोन मिला है? किस देश में मिला है? ये साइप्रस में मिला है। हालांकि विशेषज्ञों ने इसका चिंता का कोई कारण नहीं बताया है। तो एक बार साइप्रस देख लेते हैं। साइप्रस आपका कहाँ पे है? ये है एकदम छोटे से नक्शे में, जिसके ऊपर आपका तुर्की, सीरिया, ठीक, इधर आपका लेबनान, ये इजराइल, जो आसपास के एरिया हैं, बट जुड़ा किसी से नहीं है ये, क्योंकि ये समुद्र मतलब सागर के बीचों बीच में है। ठीक है, फिर आपका ये लीबिया आ जाता है, इजिप्ट, जॉर्डन,
ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन, ये जो सागर है, मैं नाम जान के नहीं बताया, ये सागर है, ये सागर कौन सा है, इसका नाम कमेंट सर्च कर करिए, किस एरिया किस सागर में है, और इसका नाम बताइए और कमेंट कर जल्दी करके आंसर हमें दीजिए। कमेंट जल्द फास्ट कीजिए। आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है उर्जित पटेल को। ठीक। तो अगर हम एआईबी के बारे में जाने तो इसकी जो स्थापना हुई थी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी 16 जनवरी 2016। किसके लिए? व्यापार के लिए। क्या है ये एक क्षेत्रीय निवेश बैंक है। क्या है? क्षेत्रीय निवेश बैंक है। ठीक। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? तो मुख्यालय है इसका बीजिंग में। बीजिंग कहाँ? चीन में। बीजिंग से याद आया, बीजिंग में 2022 में एक महत्वपूर्ण खेल होने वाला है। जल्दी से आपको कमेंट करके बताइए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, तो आप लोग, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका आंसर दूंगा, लेकिन आप लोग जल्दी से बताइए। संस्थापक सदस्य कौन है? तो संस्थापक सदस्य भारत सहित 95 से अधिक मेंबर हैं जिसके संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। उद्देश्य क्या है? कि उद्देश्य है दुनिया भर में हिंदी का प्रसार करना। इस दिवस के मौके पर भारत समेत दुनिया के जो अन्य देश हैं उसमें विशेष कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई वो कब हुई? 2006 में। कब हुई? 2006 में। किसके द्वारा किया गया? तो जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, सबसे बड़े अर्थशास्त्री। तो ये जो थे, इनके द्वारा हिंदी दिवस के नाम से 10 जनवरी को घोषित किया गया। कब? 2006 में। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। हमने पूछा बीजिंग जो है में हाल ही में 2022 में एक खेल होने वाला है और बहुत चर्चा में रहा है। हमारे करंट अफेयर्स में भी 2-3 बार क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ चुके हैं। तो आप लोग पूछा कि कौन सा है, कमेंट में आप लोग जल्द, पिछले क्वेश्चन में दे दिए, मैंने पूछा था तो आपको कमेंट आ जाना चाहिए अब तक। वो है आपका शीतकालीन जो ओलंपिक है वो होने वाला कहाँ पे? बीजिंग में। ठीक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है? तो किसने दिया है? ये अमेरिका ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक जो है उसका नया महासचिव जो है निम्न में से किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है हैंथम अलघिस को। ठीक। अब हम एक बार ओपेक के बारे में जानकारी थोड़ी सी ले लेते हैं। यह क्या है? यह पेट्रोलियम उत्पादक 13 देशों का एक संगठन है। ठीक। साथ साथ इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1960 में बगदाद में हुई थी। कहाँ पे? बगदाद, इराक में। ठीक। और इसका संस्थापक कौन कौन से थे? तो संस्थापक थे जुआन पाब्लो पेरेज अल्फ्रोजो और अब्दुल्ला तारिकी थे। मुख्यालय अगर इसका कहाँ है वियना का, तो सॉरी ओपेक का, तो इसका मुख्यालय है वियना, जो कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में। ठीक। तो ये इससे रिलेटेड हो गए। अब हम एक बार ओपेक के कंट्री देख लेते हैं। ये है ओपेक के कंट्री, मेंबर कंट्री जो है, ईरान हो गया,
इराक, ईरान, कतर, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, अल्जीरिया है, इधर इधर लीबिया हो गया, नाइजीरिया भी मेंबर है इसका, रिपब्लिक ऑफ कांगो भी मेंबर है, एंगोलो भी है, गैबोन भी है, और इक्वेटोरियल भी है, वेनेजुएला भी है, और इक्वाडोर है। ठीक, तो इतने इसके मेंबर कंट्रीज हैं इस समय वर्तमान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस राज्य को सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है किसको? मध्य प्रदेश को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आई थिंक ये सबको पता होगा कि ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। इस दिवस के द्वारा क्या होता है कि भारत के विकास में जो विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं, समुदाय के लोग हैं, उनके योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है, और साथ साथ विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं उनकी जड़ों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसे मनाने की अगर शुरुआत कब हुई पूछा जाए, तो इसे मनाने की शुरुआत हुई थी 2003 से। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया कीजिए, और साथ साथ अगर आपको अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं, एक्सप्लेनेशन सही है, तो आप लोग प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए, और लोगों को पहुंचाइए, और लोगों को जोड़िए, जिससे हम और अच्छा मेहनत करें और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला के दे सकें। ठीक है, और थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।